नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगुरु और नंबर हमारे पास है जैसा प्रतीक ने बताया 119 116, लेकिन बीजेपी का नंबर 72 और आरजेडी का नंबर 69 यानी 80 से सिर्फ एक नीचे, यानी कुल मिलाकर 79 पर आरजेडी, 72 पे बीजेपी, 40 पर जेडीयू और कांग्रेस, 20 पर लेफ्ट, 17 पर वीआईपी, 4 पर हम, 3 पर लेकिन एमआईएम की धमाकेदार एंट्री हुई है बिहार के अंदर। 5 सीटों पर एमआईएम जीत रही है, जो कि बहुत की होगा, लेकिन अब गैप बड़ा करीब होता हुआ, यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन वेव सुनामी जो आंका जा रहा था वो नहीं है। बिहार का जनादेश करीब करीब सामने आ चुका है। हालांकि अंतिम नतीजों के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। मोदी फैक्टर का काफी असर भी दिख रहा है। हालांकि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाती है या नहीं, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि आरजेडी इस समय आगे है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक और गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। और बड़ी बात यह है कि ये तमाम चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं, यानी मजदूरों के पलायन का मुद्दा उठाया गया। कोरोना को लेकर मोदी सरकार की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो सवाल यह है कि आज के ये सभी नतीजे मोदी सरकार की नीति पर जनता की मोहर है। क्या मोदी लहर मजबूती से के साथ देश में अब भी कायम है? अगले 2 घंटे इस सब का सबसे बड़ा विश्लेषण होगा। इस जनादेश का क्या है संदेश? ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जाता। ईवीएम को खत्म करना चाहिए। आप मंगल ग्रह पर और चांद पर जिस सैटेलाइट को आप भेज रहे हो, जमीन से नियंत्रित करते हो, और वहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो रेक्टिफिकेशन जमीन से हो सकता है। ईवीएम क्या चीज़ है? बड़ी मुश्किल से उठल बिहार, आगे बढ़ावा ये भैया, सबका साथ सबके विकास के धुन गावा ये भैया, और 56 इंची सीना के तू मान बढ़ावा ये भैया। अरे उम्मीदवारों से आग्रह है आपके माध्यम से, जीत का सर्टिफिकेट लेके नहीं करिए, हाथ में जीत का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि इस बार काउंटिंग क्यों स्लो हो रही है। ये बिहार का हाल है, लेकिन सवाल और कई राज्यों का भी है जहां उपचुनाव थे। बीजेपी ने बिहार में तो अपना दम दिखाया ही। मध्य प्रदेश की 28 में से 19 सीट, उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीट, तेलंगाना की 1 सीट, गुजरात की सभी 8 सीट, मणिपुर की 5 में से 4 सीट, कर्नाटक की दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर कई राज्यों में बीजेपी ने चुनावी धमाका किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस जनादेश का संदेश क्या है। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। तो आज इसी पर होगा सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ा आर पार। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज इस चर्चा में केसी त्यागी जुड़ेंगे, जो कि महासचिव हैं जेडीयू के। मेरे साथ रागिनी नायक है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। संबित पात्रा है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। सारिका पासवान आरजेडी की है। एके वाजपेयी एलजेपी से जुड़ रहे हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर एएनआई की है। संजय कुमार है सीएसडीएस के। लेकिन बिहार में इस समय एक एक सीट की लड़ाई है। अगर मैं नंबर पर नजर डालूं तो इट इज अ रोलर कोस्टर राइड। आप देखिए किस तरह से जेडीयू प्लस आगे है, लेकिन सिर्फ 3 सीटों का गैप रह गया आरजेडी प्लस और जेडीयू प्लस के अंदर। बीजेपी जो पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, बीजेपी की सीटें 72-74 के आसपास थी। बीजेपी की 2 सीटें कम हुई है वहां पर, लेकिन जेडीयू आरजेडी के सामने लूज कर रही है, यह क्लियर कट है।
कांग्रेस भी लूज कर रही है, कांग्रेस रिटेन नहीं कर पा रही। लेफ्ट और कांग्रेस में टक्कर है कि कौन गठबंधन में ऊपर होगा नीचे होगा, लेकिन लगता है मोटा मोटी कांग्रेस 19 और 20 के बीच में सेटल डाउन करेगी और लेफ्ट 17 के आसपास सेटल डाउन करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के आवाज पर इस समय इंपॉर्टेंट बैठक शुरू हो गई है। सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव वहां पहुंच गए हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है। स्मिता प्रकाश एंड संजय कुमार, पहले आपका टेक बड़ा महत्वपूर्ण है। स्मिता, ये इलेक्शन जो है, क्योंकि कोविड की वजह से काफी स्ट्रांग प्रोटोकॉल थे स्मिता, इस वजह से काउंटिंग स्लो हो रही है और ईवीएम ज्यादा है, लेकिन ये नंबर्स एक स्ट्रांग इशारा करे कोई वेव तो नहीं थी और कोई वेव नाम की चीज नहीं है। जी बिल्कुल, ना तो एंटी इनकम्बेंसी क्लियरली दिख रहा है और अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी तो वो स्प्लिंटर्ड है, मतलब वो किसी एक पार्टी की तरफ नहीं गया। जैसे एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि सारा का सारा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, नीतीश से जो वोटर्स ऊब गए थे, थक गए थे कि 3 टर्म हो गए हैं, ये लोहियावादी हैं, ये पुराने ख्यालात के हैं, दकियानूसी इनके आइडियाज हैं, वो सब जो एंटी इनकम्बेंसी एंटी नीतीश फैक्टर के वोट्स जो थे अगर थे तो वो सीधी तौर पर तेजस्वी या फिर आरजेडी कांग्रेस कंबाइन की तरफ नहीं गए हैं, कुछ एमआईएम के गई हैं, कुछ लेफ्ट पार्टीज को गई हैं, तो वो बिखर सी गई हैं। और एनडीए जो है वो इतने वोट्स लेके आई है बावजूद इसके कि उनकी सरकार पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान पलायन को लेके उनको इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली थी और इतना नेगेटिव उनकी रिपोर्टिंग हुई थी उनके नीतीश कुमार के हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक क्राइसिस। उसके बावजूद अगर एनडीए के इतने नंबर आए हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी कि जनादेश क्लियर है कि नहीं। अभी बहुत से वोट्स आने हैं, अभी बहुत से सवाल है आने हैं, इसलिए आई थिंक टू से दैट। श्वेता, मेरा एक सवाल है कि इस पूरे मैंडेट के अंदर हमें एक दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोट अनकोट आत्मनिर्भर हो गई है बिहार के अंदर, खासतौर पर 40 पर जेडीयू है, बीजेपी 72 पर है। और अगर हम ओवरऑल उपचुनावों की स्थिति को देखें तो तेलंगाना से लेकर यूपी तक और मध्य प्रदेश तक बहुत हर जगह एक अच्छी जीत दर्ज करी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो व्हाट इज द मैसेज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यू? आपकी राय में केंद्र सरकार के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि बड़ी नेगेटिव पब्लिसिटी थी कि कोविड अच्छी तरह से हैंडल नहीं हुआ। स्मिता जी जी अमीश, बीजेपी के बारे में कहा जाता है दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ टेफलॉन पार्टी, या फिर मोदी के इमेज को लेके कहते हैं कि इट्स अ टेफलॉन इमेज दैट ही हैज। क्योंकि अगर 2019 का चुनाव देखें या उससे पहले यूपी चुनाव देख लें, डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हुआ नहीं, जीएसटी का नेगेटिव इफेक्ट हुआ नहीं, वोटरों ने जो है वो पनिशमेंट नहीं दिया, दे डिड नॉट पनिश द बीजेपी फॉर एनीथिंग। और वही आप देख रहे हैं इस बार भी कि जो असर था पैंडेमिक का, महामारी का जो असर था, जो नेगेटिव असर जो डोनाल्ड ट्रंप को भी भुगतना पड़ रहा है, वो बीजेपी को इतना नहीं भुगतना पड़ रहा है। यू सीइंग कि मध्य प्रदेश में सारी सीटें जीत गए हैं, तेलंगाना में घुस गए हैं, कर्नाटका में, हर जगह उनके, इवन मणिपुर में भी दे हैव डन वेरी वेल। सो टू से दैट बीजेपी जो है बिहार में भी दे हैव कम वन वर्ड टू से ऑन दिस, एक ट्रस्ट फैक्टर नरेंद्र मोदी पर है। तो नरेंद्र मोदी इनके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग शील्ड है जो किसी चीज का नुकसान नहीं होने देना चाहते। संजय कुमार फ्रॉम सीएसडीए, संजय कुमार, इन नंबर्स मैं कोट करना चाहूंगा संजय कुमार को, वन ऑफ द वेरी फ्यू पोलस्टर्स हु कॉल्ड कि ये जो टुडे चाणक्य के पोल है, ये जो एक्सिस माई इंडिया के पोल है, ये जो वेव्स दिखाई दे रही है, ये मेरे को वेव्स नहीं दिखाई दे रही। एंड राइटली प्रेडिक्टिंग हिम इन 2019 ही प्रेडिक्टेड कि हाँ, मुझे एक जीत दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। और इस चुनाव में भी संजय कुमार स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ और अपने स्ट्रॉन्ग शब्दों के साथ लगातार मेरे कार्यक्रम में एग्जिट पोल वाले दिन बने रहे और बोले थे मुझे अमीश देवगन वेव नहीं दिखाई दे रही, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी लेकिन मुझे कहीं वेव दिखाई नहीं दे रही। संजय कुमार, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, फॉर गेसिंग इट राइट। व्हाट इज योर टेक? आपका क्या कहना है? ये नंबर्स अब कहां होंगे? गैप 120, 115, 5 का गैप है, लेकिन सरकार कितनी बनती हुई दिख रही है आपको यहां से? संजय कुमार, और एक्स फैक्टर क्या है अभी तक के रिजल्ट्स के? देखिए, नंबर कहां होंगे इसके बारे में तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, वोटों की गिनती अभी भी जारी है। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं जरूर कह रहा था कि चुनाव जो है वो एक तरफा नहीं है।
कांटे का मुकाबला दिखता है, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि इस कांटे के मुकाबले में मुझे बिल्कुल पिछले 2-3 दिनों में मुझे लगता था गठबंधन ही आगे रहेगी, भले ही कुछ सीटों से आगे रहेगी। तो मैं कभी ये नहीं कह रहा कि मैंने कहा था कि एनडीए ही जीतेगी, लेकिन मैं जरूर ये स्पष्ट कर दूं कि बार बार मैं कहता था कि मुकाबला कांटे का है, ये मैं बिल्कुल कहता रहा हूं। अब सवाल ये है कि ये जाएगा कहां, किस ओर जाएगा। अभी भी 1 करोड़ वोटों की गिनती होनी बाकी है। किस ओर जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि जिन सीटों पर अभी निर्णय होना बाकी है वो सारी एक तरफ चली जाएंगी। उन सीटों का भी बंटवारा होगा, क्लोज फिनिश होगी, इसकी गुंजाइश पूरी बनी हुई है। किसी पार्टी को 118 तो किसी को 120-22 हो सकता है। क्लोज फिनिश होने की अभी भी पूरी गुंजाइश। लेकिन संजय कुमार, ये एविडेंट है कि जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ है। जेडीयू का नंबर 40 है और बीजेपी का नंबर 73 है। उधर कांग्रेस 20 पर है, कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है। आरजेडी का नंबर 79 के करीब है। ये नहीं, बीजेपी और आरजेडी में स्ट्रगल है कौन नंबर 1 बनेगा। अभी आरजेडी नंबर 1 है और मार्जिन से नंबर 1 दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़े बता रहे हैं साफ-साफ कि ये बिल्कुल साफ-साफ आंकड़े बता रहे हैं कि अगर आरजेडी का नंबर ज्यादा है तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनेगी, बीजेपी का नंबर ज्यादा है तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। लेकिन इन दो पार्टियों के नंबर ज्यादा या कम होने से सरकार बनाने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सरकार तो तभी बनेगी जब इन गठबंधनों का नंबर 122 पार करेगा। लेकिन तो ये तो मेरी रीडिंग है, मेरी आज सुबह से रीडिंग ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी बनती है तो फिर बीजेपी सरकार बना ले जाएगी, और अगर आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट होती है तो फिर जेडीयू प्लस को दिक्कत होगी। ये मेरा व्यू है लगातार, क्योंकि वो नंबर्स बार बार बदल रहे हैं। मेरे साथ संबित पात्रा और रागिनी नायक है। रागिनी एंड संबित, आप दोनों ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन अब नंबर्स हमारे सामने हैं और शाम 7 बजे के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, ये सुबह की बेला नहीं है। यानी अब यहां से वेव वाली बात तो टोटली समाप्त हो चुकी है। कुछ सीट्स पे टफ फाइट है संबित पात्रा, लेकिन कई सीट पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आप लोग बढ़े हुए हो आगे, और वहां से पीछे लौटना मुश्किल है, और ऐसे ही आरजेडी के साथ भी है। मैं संबित आपसे जानना चाहता हूं, इस इलेक्शन का आपको सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इस समय क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली बात तो है इस इलेक्शन में द कैच वर्ड इज संयम। ना बहुत पहले सेलिब्रेशन करना और ना हतोत्साहित होना, इंतजार करना, ये महत्वपूर्ण है। मैं अभी भी लाइन आप सुबह से बोल रहे हैं, अब 7 बजे का अब तो शाम हो चुकी है। नहीं, 7 बजे भी मैं संयम ही बोल रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं और संजय जी भी बात कर रहे थे और मैंने कहा कि अमूमन अगर 6-7 घंटे से यही फिगर है तो ये एक तरफ स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर भी संयम रखना ये एक अच्छा व्यवहार रहेगा, संयमित रहना चाहिए। मगर दूसरी बात, जो टेकअवेज आप कह रहे हैं, मैं केवल बिहार को नहीं देख रहा हूं। ऑफ कोर्स बिहार सबसे बड़ा चंक है, बिहार महत्वपूर्ण राज्य है, बिहार का इलेक्शन है, बिहार के रिजल्ट को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोगों की आंखें टीवी पर गड़ी हुई हैं। बिहार में भी हम अच्छा कर रहे हैं, बावजूद इसके कि एग्जिट पोल ने एक स्वीप दिखाया था। मगर पूरे हिंदुस्तान में 11 राज्यों में 11 स्टेट्स में बाईपोल हुए हैं, और कोई छोटे छोटे बाईपोल नहीं हुए, बड़े बाईपोल हुए। 26-26 सीट, 8-8 सीट, 7-7 सीट की बाईपोल हुए हैं, और उनमें भी काफी टक्कर रहा है। मध्य प्रदेश में तो सरकार बचेगी या जाएगी वहां तक का नौबत था। तो देखिए, जिस प्रकार से एक स्वीप पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने किया है, उससे नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय जिस प्रकार का रिसोर्सफुल यूटिलाइजेशन ऑफ पूरे रिसोर्स का दिखाया है, उसको एक थम्स अप साइन मिला है। हिंदुस्तान की जनता ने, चाहे वो मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, चाहे तेलंगाना की जनता हो, चाहे कर्नाटक की जनता हो, और चाहे बिहार की भी जनता हो, सबने एक थम्स अप साइन दिया है कि मोदी जी ने इस कोविड के समय को अच्छे से मैनेज किया। जबकि बड़े बड़े देश में उनके यहां परिवर्तन हो गया, मगर हिंदुस्तान में मोदी जी को थम्स अप दिया, ये बड़ी बात है। दूसरी बात है, देखिए, अरुण जेटली जी जब हमारे बीच में थे, उन्होंने कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात कही थी, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो काम कांग्रेस नहीं कर पा रही है वो लेफ्ट महागठबंधन के लिए कर रही है। लेफ्ट ने एक पुश दिया है महागठबंधन को। उस समय जब एक डाउनस्लाइड था कांग्रेस का, तो अरुण जेटली जी ने कहा था, कांग्रेस हैज बिकम द न्यू फ्रिंज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। वो हाशिए पे है। मैं आज कहना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस से आगे बढ़ती दिख रही है। ये एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस हैज बिकम द फ्रिंजेस फ्रिंज। आज लेफ्ट पार्टी का कोई भी एमपी नहीं है, मगर फ्रिंज का फ्रिंज आज कांग्रेस बना हुआ है, और कांग्रेस इतनी बड़ी लायबिलिटी बन गई है। मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूं,
जब नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी जी करेंगे वो अपनी दूरी कांग्रेस पार्टी से बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे मायावती जी ने और अखिलेश जी ने कांग्रेस। नंबर्स में बदलाव है, 123 पे जेडीयू प्लस और 112 पे, यानी ये गैप वापस 11 का होता हुआ। रागनी में आपको ड्यू कोर्स का टाइम दूंगा, लेकिन अर्चना दालमिया कांग्रेस की एक नेता है, उन्होंने एक ट्वीट करा है जो मेरी जानकारी में इस समय आ रहा है, वो ट्वीट हम प्ले कर सकते हैं। और वो जो ट्वीट है वो बिहारियों के लिए कि कोरोना की फ्री दवाई के चक्कर में इन गरीब बिहारियों ने लगता है वोट दे दिया। कांग्रेस नेता अर्चना दालमिया का ये विवादित ट्वीट आया है, गरीब बिहारी मुफ्त वैक्सीन के लालच में आ गए। रागनी नायक बिहार के वोटर्स पर कांग्रेस के नेता का निशाना है। हो सकता है आप चुनाव हार जाएं, हो सकता है कि आप पिछली बारी से खराब कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। लेकिन बिहारियों को लालची कहना अर्चना दालमिया द्वारा कितना सही है? रागनी जी, देखिए, जनता जनार्दन का हर आदेश सर आंखों पर होता है अमीश जी। लोकतंत्र का तकाजा यही है कि जनता किसी भी राजनीतिक दल को चाहे हार दे चाहे जीत दे, उसे सर आंखों पर रखना चाहिए और हम वही मानते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है तो उस व्यक्ति से पूछिए। कांग्रेस का औपचारिक मत यह है कि कोई हार कोई जीत अंतिम नहीं होती, लेकिन जनादेश जो होता है उसका स्वागत करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए और सुधार करना चाहिए। अब देखिए, अभी नतीजा तो आया नहीं, पर मोदी जी के कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए आपके एक दो और गेस्ट भी पढ़ रहे हैं। अब मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी कहती हूँ। आधे घंटे पहले ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 190 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी केवल 50% वोटों की गणना हुई है। 53 सीटें ऐसी हैं जिसमें 50% वोटों की भी गणना हो नहीं पाई है। आप पिछले 3 घंटे का ट्रेंड देखिए। कांग्रेस, राजद और हमारे महागठबंधन ने 103 से 113 यानी 10 सीटों का इजाफा हुआ है पिछले 3 घंटे में, और 133 से 122 पर जेडीयू प्लस या मोदी प्लस पहुंच गया है। तो जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है, नतीजा किसके पक्ष में बढ़ता जा रहा है ये भी मानिए। और अगर 8:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 50% वोटिंग हुई है, तो आप गणना हुई है, तो ये भी मान के चलिए कि अभी 4-5 घंटे गणना और होनी है। तो जरा संयम, संबित पात्रा जी ने कहा है, संयम रखिए, अभी से निष्कर्ष मत निकालिए। निष्कर्ष कोई नहीं निकाल रहा। मुझे लगता है कि ये कांटे की टक्कर है, लेकिन आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया है। रागनी जी, आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया है कि ये नरेंद्र मोदी की पूरे उपचुनावों में नरेंद्र मोदी की जीत रही है। मैं जानना चाहता हूँ इस निष्कर्ष पे आप कैसे पहुंचे? मेरी बात मुझे पूरा नहीं करने देते। आपकी बात पूरी करी आपने, मैं आपसे आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। रागनी जी, आप ऐसे निष्कर्ष पे कैसे पहुंची? ये नरेंद्र मोदी की जो नरेंद्र मोदी फैक्टर है वो काम नहीं करा है। अगर हम यूपी की बात करें, अगर हम बात करें तेलंगाना की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें कर्नाटक की, क्या कहेंगी? हाँ, तो देखिए, सबसे पहले संबित पात्रा जी ने कहा कांग्रेस पार्टी फ्रिंज एलिमेंट बन गई है। यही बात कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, तब हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत गए। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद वही बात कह रहे थे हमने महाराष्ट्र भी इनसे छीन लिया, झारखंड इनसे छीन लिया, और बिहार का भी नतीजा जिस तरह से जा रहा है, मुझे पूरी आशा है कि रात में लालटेन जलेगी, कांग्रेस का हाथ लालटेन पकड़कर बिहार में उजियारा करने वाला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जब जीत हुई नहीं तो आप मोदी जी की तारीफ के पुल बांधने में भी संयम करिए, ये मैं कह रही हूँ। जहां तक उपचुनाव की बात है तो याद रखिए, ये बहते पानी की तरह साफ है। संजय जी भी आपको बताएंगे कि ज्यादातर सत्ता पक्ष जो होता है उपचुनाव उसी की तरफ जाता है। मध्य प्रदेश की आप बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचाने के लिए 1 सीट की आवश्यकता थी, वो भी तो जनता देखती है ना। उसके बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने उनसे कितनी सीटें छीनी हैं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो एक मध्य प्रदेश के अंदर 8 सीटें बीजेपी को चाहिए थी, और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़ के गए थे वो उनकी सीटें थी, वो सीटें आपकी थी भैया, वो सीटें बीजेपी की नहीं थी। आप उनको गिफ्ट कर रही है तो बात अलग है। जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए। उनको तो विभीषण की संख्या, पर चुनाव चिन्ह तो आप ही के टिकट पे जीते थे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, स्मिता कुछ ऐड करना चाह रही है, देन संबित आई टेक योर व्यू, असीम वकार हैज आल्सो जॉइंड मी। और बोलना चाहती हूं, एक सेकंड, स्मिता प्रकाश, रागनी जी एक सेकंड, स्मिता मेक योर पॉइंट।
रागिनी जी कह रही थी कि हमने छीन लिया, बात वही चल रही है कि महाराष्ट्र में छीन लिया हमने, तो वो अभी भी बिहार में द वर्किंग्स विच आर गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, छीन लेने की बात चल रही है। सीधा विक्ट्री शायद मिलने का नहीं, इसलिए जो है वो छीनने की कोशिश होगी मैंडेट की। इसलिए बात चल रही है कि वीआईपी पार्टी को फ्लिप कर दिया जाए, या फिर ये बात भी चल रही है कि जैसे महाराष्ट्र में उद्धव को इस तरफ ले आया जाया था वैसे ही नीतीश को भी लाया जाएगा। तो अभी भी बैकरूम पॉलिटिक्स बहुत चल रही हैं। माना जा रहा है कि अभी नीतीश जी के घर में बीजेपी के टॉप लीडर्स पहुंच गए हैं एंड हेक्टिक नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन कि अगर नेक टू नेक हो जाता है, दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू, या दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग इन दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और रही बात संबित की कहने की कि कांग्रेस जो है फ्रिंज पार्टी बन गई है, अग्रीड, फ्रिंज पार्टी अगर बन भी गई तब भी आप देखिए कि महाराष्ट्र में वो नचा रही है आपको। अभी भी फ्रिंज पार्टी जो है वो मैंडेट छीन रही है आपसे। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटी में भी रह करके बीजेपी को नचवा सकती है। ओके संबित से ये पॉइंट आया है। संबित रिप्लाई टू दिस। संबित, महाराष्ट्र में आपको नचा रही है कांग्रेस, स्मिता ने बोला, और दोनों पॉइंट जी, और यहां पर भी एक तरह से व्हाट माय सोर्सेस, स्मिता प्रकाश ने जो बात कही, मेरे सोर्सेस जो कंफर्म कर रहे हैं, बैकरूम पॉलिटिक्स बहुत हार्ड हो रही है बिहार के अंदर, और वीआईपी और एचएम है, और एमआईएम पे बहुत नजर होगी। 5 सीटें एमआईएम के पास है, और एमआईएम का पुराना इतिहास रहा है, वो कांग्रेस के साथ गई है। मैं अगर एमआईएम के नंबर को प्लस करता हूं कांग्रेस के साथ, तो 118, 122 और 118, तो गैप कम हो जाता है। संबित पात्रा, कहीं महाराष्ट्र ना हो जाए आपके साथ, यानी शिवसेना जीत के आपके साथ आती है लेकिन सरकार दूसरे के साथ बना लेती है। संबित पात्रा। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। दूसरी बात है, देखिए यहाँ पर 2-3 सवाल मुझसे पूछे गए। पहले तो यहाँ कहा गया कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कि अभी तक तो जीत हुई नहीं है, मगर यहाँ कसीदे मैं, आप और स्मिता जी जो हैं वो मोदी जी का पढ़ रहे हैं। देखिए, किसने कहा जीत नहीं हुई है? हमने बहुत सारी सीट जीते हैं, हम मध्य प्रदेश जीते हैं, हम कर्नाटक जीते हैं, हम तेलंगाना जीते हैं, हम मणिपुर जीते हैं, तो ये सब जीत हुई है ना, किसने कहा जीत नहीं हुई है? दूसरी बात है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि महाराष्ट्र हमने छीन लिया है। आप लोएस्ट परफॉर्मिंग पार्टी थी, आप 4th पार्टी थी, और उसके बाद भी आपने जिस प्रकार की कार्यवाही करके वहाँ सत्ता को आपने पाया है, उसको जीतना नहीं कहते हैं, उसको षड्यंत्र कहते हैं, और ये षड्यंत्र में अपनी पीठ थपथपाना अच्छी बात नहीं है। जहां तक स्मिता जी ने मेरी तरफ इंगित किया, स्मिता जी बहुत सीनियर हैं और एक उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी में होते हुए भी वो आपको नचाते हैं, कांग्रेस पार्टी आपको नचाती है। देखिए, मैं जानता हूं स्मिता जी का इशारा किधर है। मैं कहूंगा स्मिता जी से कि आप निश्चिंत रहिए स्मिता जी, कल अच्छी खबर आने वाली है, अच्छी खबर कल आने वाली है। वो नचा, देखिए कितने षड्यंत्रकारी ज्यादा दिन तक नचा नहीं सकते हैं। रावण सीता का हरण ज्यादा दिन तक कर नहीं सकते हैं, और कल अच्छी खबर आएगी स्मिता जी। हम सरकार भी बनाएंगे, और नहीं ओके, ये रागिनी जी का क्या बीच में 20 सीट जीतते नहीं है, ये इतना चिल्लाते क्यों हैं? क्यों चिल्लाते हैं बीच में? नहीं, क्या 20 सेकंड का रिबटल है? मैं तो आपके बीच में बोलता नहीं हूं। जब मैं बोलना शुरू करता हूं, अमीश जी आप टोको। अरे अमीश जी क्या करते हैं, अमीश जी जाने। ये आप टोको क्या होता है? नहीं है ना, आपको लगातार आपको भाषण देने के लिए खुला प्लेटफॉर्म दे देते हैं, और साथ में कवर फायर भी देते जाते हैं। नहीं, बताइए, ये 15 सीट जीत के आके ये पूरे जाके न्यूयॉर्क में भाषण देंगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 15 सीट मिलता नहीं है, ये जाके वहां पे न्यूयॉर्क में, अभी तो वैसे राहुल गांधी चले गए होंगे फॉरेन कंट्री छुट्टी बनाने के लिए, ऊपर से भाषण दूंगी, ये भाषण देंगी। बताइए, कमाल की बात है। मतलब शांति और धैर्य नहीं है इनमें। 10 सेकंड हम बोलेंगे, उसमें भी ये 5 बार बोलेंगे कि इनको टोको। स्मिता जी ने मोदी जी का समर्थन कर दिया, इसने मोदी जी का समर्थन कर दिया। बताइए जरा, मतलब इसीलिए भगवान जो है ना, इसीलिए भगवान घोड़े के सींग नहीं उगाते हैं। घोड़े के अगर सींग उग जाए तो घोड़ा सबको मार डालेगा। आप सोचिए जरा, घोड़े के सींग होते तो घोड़ा क्या करता? इसीलिए बेचारी गाय के सींग होते हैं और घोड़े के सींग नहीं होते हैं। अपनी गोदी में बिठा लिया, कुचल दिया। अभी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र से छीन लिया, अभी बोल रहे मतादेश कुचल दिया, अभी बोलेंगे कि ईवीएम खराब है। नहीं, आप पहले बताइए कि ईवीएम ठीक है या ईवीएम खराब है? आप बताइए पहले, ईवीएम ठीक है या ईवीएम खराब है? पहले इसका जवाब दीजिए। पहले इनसे पूछिए जरा,
अभी जाके दूसरे चैनल में रो रही थी कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो गया है, ईवीएम की चोरी हो गई है। पहले ईवीएम ठीक है या ईवीएम खराब है, जवाब दीजिए, बताइए जरा ईवीएम ठीक है कि नहीं। अभी थोड़ी देर बाद रोना शुरू हो जाएगा, हाँ ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। एक एक करके देखिए, ये कई बार खींच होती है। एग्जिट पोल में जेडीयू के नेता में बोल रहे थे, देखिए आप चाह रहे हैं कि जेडीयू नंबर 4 पे चले जाए। हम कोई नहीं होते जी किसी को नंबर 4 पे भेजने वाले, किसी को नंबर 3 पे भेजने वाले। हम कौन होते हैं किसी को नंबर 4 और नंबर 3 पे भेजने वाले? ये जनता भेजती है जी। आप भेजते हैं नंबर 3 पे, नंबर 4 पे किसी को। दिल्ली के चुनाव में किसने अरविंद केजरीवाल को जिताया चुनाव? जनता ने। किसने कांग्रेस को 0 सीटें दी? जनता ने। 2019 के चुनाव में किसने मोदी को जिताया? जनता ने। किसने कांग्रेस को हराया? जनता ने। इसमें मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। जनता जवाब देती है, और जनता शर्माते हैं भाई, जनता शर्माते हैं। इसलिए ना तो हम किसी को रोक सकते हैं किसी की जीत को, ना किसी की जीत को टोक सकते हैं। मैं रागिनी जी को वक्त देता हूं, उनका वक्त है। रागिनी आप ही की बात आ रहा हूं। रागिनी, क्या आपको लगता है कि जो सोर्सेस के वाले से खबर आ रही है कि आपको भी लग रहा है ये टाइट फिनिश होगा, एक टाइट फिनिश होगा, इसीलिए आप भी अपने अलायंस पार्टनर को बढ़ाना चाह रहे हैं? अमीश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि षड्यंत्रकारी राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास है। इसीलिए एक एक करके सारे घटक दल इनको छोड़कर जा रहे हैं। जहां ये सरकार नहीं बना पाते वहां खरीद फरोख्त शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या षड्यंत्र नहीं हुआ? राजस्थान में षड्यंत्र करने की पूरी कोशिश थी। 5 साल पहले षड्यंत्र करके नीतीश बाबू को अपनी गोदी में बिठा लिया और जनादेश को कुचल दिया। अब ये कांग्रेस पार्टी पर षड्यंत्र करने का इल्जाम जितना मर्जी लगाएं, लेकिन षड्यंत्र करके इन्होंने लोजपा को जदयू की सारी सीटों पर खड़ा कर दिया था ताकि जदयू के पैर छोटे हो जाएं और ये अकेले ही शायद लोजपा के साथ मिलकर सरकार बना लें। तो भारत की राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी जो कि लोकतंत्र के हनन के लिए साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण चुनाव लड़ती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अब मैं आपकी बात से सहमत हूं, टीवी चैनल नहीं निर्धारित करेंगे कि कौन सरकार बनाएगा या नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि लगातार जो आंकड़े बदलते जा रहे हैं, जब वो नतीजों में तब्दील हो जाएं, उसके बाद आपको लेकिन मेरे पास एक बड़ा अपडेट है मेरे पास। लेकिन याद रखिए जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 1 सेकंड मुझे दीजिए। एक बड़ा अपडेट ये है कि रिजल्ट अब मैं चलूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार कितनी सीटों पर डिफरेंस कम है। यानी जो बात बार बार स्मिता जी ने भी बोली, जो बात रागिनी जी ने भी बोली, वो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अंडरलाइन करता हूं। और जो बात संबित ने भी शुरुआत में बोली कि कितनी सीटों पे 1000 से कम का डिफरेंस है जो निर्धारित करेगा। इस समय बड़ी अपडेट यह है कि बीजेपी इंचिंग अगेन क्लोजर फॉर द नंबर 1 पार्टी इन द बिहार। यानी नंबर 1 पार्टी के लिए बीजेपी 74-75 पे, आरजेडी 77 पर इस समय चल रही है। यानी ये टफ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो बनेगी उसकी दावेदारी बड़ी मजबूत होगी, उस गठबंधन की दावेदारी बड़ी मजबूत होगी, क्योंकि ऐसे ही नंबर इशारा करें। रागिनी, यू कैन मेक योर पॉइंट। क्या आपको लग रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये मध्य प्रदेश की तरफ आधी रात तक इलेक्शन खिंच सकता है, यानी रिजल्ट खिंच सकता है, और इस बार इसका फायदा बीजेपी यानी जेडीयू गठबंधन को मिलेगा? अब सिर्फ 90 लाख वोटों की गिनती बाकी है। मिलेगा। मैंने आपको बताया कि जैसा पिछले 3 घंटों में आपने देखा कि लगातार 12 से 13 सीटें महागठबंधन की बढ़ी हैं और जेडीयू प्लस की कम हुई हैं। यही श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, सरकार हम बना लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने गठबंधन की तरह काम करके चुनाव लड़ा। उसमें हम सबके जितने घटक दल थे सबके गुण दोष एक दूसरे में समाहित थे। हो सकता है किसी को ज्यादा फायदा। रागिनी, जो बात आप कह रही है वो नंबर, वो जब हमने चर्चा को शुरू किया था डिफरेंस 3 सीटों का था, अब डिफरेंस लगभग 9 सीटों का हो गया है। यानी ये डिफरेंस जो है वो एक बार फिर बढ़ गया, 11 सीटों का हो गया। माफ करिए, 11 सीटों का डिफरेंस हो गया है। अब 11 सीटों का डिफरेंस हो गया है। मेरे साथ एमआईएम के भी मेरे साथ एमआईएम के भी असीम वकार काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। असीम वकार, 5 सीटें। रागिनी, मैं आपके पास आऊंगा जरूर, संबित मैं आपके पास भी आऊंगा। हाथ खड़ा कर रहे हैं, अनुराग ढांडा मेरे साथ बने हुए हैं। एमआईएम का रुख करता हूं। असीम वकार, 5 सीटें, अगर आरएलएसपी प्लस के अंदर 6 सीटें हैं तो आपकी 5 सीटें एक बीएसपी की सीट है। यानी बिहार के अंदर इसे धमाकेदार एंट्री मान सकते हैं आपकी। एलजेपी का शोर बहुत था लेकिन सीट उनके पास 1 है, आपका शोर कम था लेकिन सीटें 5 है। निर्णायक आपकी सीटें होंगी आखिर में। सबसे पहले तो
आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको भी बहुत मुबारकबाद जिन्होंने हमें वोट दिया, और खास करके उनको भी मुबारकबाद जिन्होंने हमें बीजेपी का एजेंट कहा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस दोनों की हार है जो हम जीते हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमको बीजेपी और उसका अलायंस भी हराना चाहता है, और कांग्रेस और उसका अलायंस भी हमको जीतता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन जनता जिसके साथ, जीत उसके साथ। असीम भाई, हम बिहार की आवाम का बहुत शुक्रिया असीम अदा भाई, करते सारी हैं। बातें एक तरफ, बिहार के लोगों मुझे को पता है सलाम फैसला करते हैं कि तो उन्होंने ओवैसी हम पर करेंगे, भरोसा किया। लेकिन आपकी 5 सीटें दमदार हो सकती हैं। अगर ये मैं 5 आरजेडी प्लस में ऐड करता हूं तो 117 का नंबर हो जाता है, 118 117 का नंबर हो जाता है, तो ये महत्वपूर्ण होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ मिजोरम में अलायंस कर चुके, कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र में अलायंस कर चुके, बाकी जितने भी लोग हैं सब बीजेपी के साथ कभी ना कभी जा चुके हैं। लेकिन सिर्फ अकेले असद ओवैसी साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी भारतीय जनता पार्टी से अलायंस नहीं किया, और हमारी पार्टी का मैं लोगों तो से वादा बीजेपी के साथ तो जाने कि का हम सवाल ही नहीं देश होता। के साथ हैं। कांग्रेस के साथ आप पूर्व में रह हम चुके हैं, देश उनकी के साथ सरकार को हैं। बचा चुके हैं, इसलिए मैंने पूछा। केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, इसलिए मैंने पूछा। सर, हम लोग हमेशा से, हमारी राजनीति का, हमारी पार्टी की जो राजनीति का बेस है वही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का विरोध में है। हम शुरू से इनका विरोध करते चले आए हैं, और हम लोगों को और आपको भी यकीन दिलाते हैं कि हम मरते दम तक बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते रहेंगे। ना हम कभी इनके साथ गए हैं और ना कभी अरे मैं जाएंगे। सवाल कांग्रेस का पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस के, आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाएंगे बिहार में आप? चांसेस है? फाइनल सवाल है मेरा ये आपसे। आपको जवाब दे दिया सर, मैंने आपको जवाब दे दिया कि देखिए नहीं, कहां क्योंकि वो जाएंगे, तो कहां नहीं सेकुलर है जाएंगे, ना। हमारे वो तो ये सेकुलर हमारे है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद साहब तय करेंगे। एक सेकंड, मनोज झा बोल रहे हैं, मनोज झा सुनिए कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। मनोज झा क्या बोल रहे हैं? मनोज झा, अनुराग फिर आपके पास आ रहा हूं मैं, मनोज झा को सुनते हैं। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है, और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। स्ट्राइक रेट बेहतर जा रहा है, सीटें बराबर बराबर हो गई है, मनोज झा का बड़ा बयान। लेकिन नंबर्स में अभी भी 11 सीटों का गैप देखने को मिल रहा है। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अनुराग गांडा के पास एक बड़ा अपडेट है। अनुराग, क्या बड़ा अपडेट है, बताइए, कितनी सीटों पे कांटे की टक्कर? अमीश, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर आप आरजेडी गठबंधन की 112 सीटों में क्लोज मार्जिन की सीटें, यानी कि जिनमें 1000 से कम का मार्जिन है, ऐसी अब 10 सीटें रह गई हैं, अगर वो सारी भी जोड़ दे इसमें तो भी 122 के आंकड़े पर पहुंचेंगे, जो कि एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो अब गुंजाइश हर सीट के साथ, हर पल के साथ कम होती जा रही है महागठबंधन के लिए, क्योंकि अब जो सीटें हैं वो सीमित होती जा रही है। सिर्फ 10 सीटों पर क्लोज कॉन्टेस्ट है अब, जहां पर मुकाबला चल रहा है, और शायद 1-2 राउंड के बाद वहां पर सीधा नतीजा ही आ जाए और वो क्लोज नंबर ही रहे। लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है वो ये कि टैली लगभग सेटल हो रही है। ये बड़ा अपडेट है 10 सीटों पर, जहां पर आरजेडी की क्लोज फाइट चल रही है, इसीलिए आरजेडी का नंबर कम हो रहा है। स्मिता हैज अ पॉइंट टू मेक। स्मिता, दिस इज अ बिग अपडेट फ्रॉम अनुराग गांडा। स्मिता, देन संबित। जी अमीश जब आप बात कर रहे थे, तो जब कोई कहता है ना हम मरते दम तक किसी एक पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अब जब महाराष्ट्र में मैंने देख लिया कि शिवसेना जो है अगर कांग्रेस के साथ जा सकती है, तो ये मरते दम तक हम इस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे या फला पार्टी के साथ, डिमकाना पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, ये मैं कभी किसी पार्टी के लिए नहीं मानने को तैयार हूं अब जी। किसी और पार्टी के रही लिए बात कि कांग्रेस सेक्युलर है, हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी अगर थी और तो शिवसेना के साथ कैसी चली गई। आई एम सॉरी, शिवसेना जिसके बाल ठाकरे ने कहा था माय बॉयज ब्रॉट डाउन बाबरी मस्जिद, तो मुझे माफ कीजिए, ये सेक्युलर जो बात है उस कोई भी पार्टी सेक्युलर नहीं मैं मानती, और ना ये मरते दम तक मैं उस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा या फलाना पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। संबित, हमारे रिजल्ट हब से अनुराग ढांडा ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी क्लोज मार्जिन से जीत रही है, यानी वो टफ होगा, इसीलिए अब चांस आपका थोड़ा बेहतर है, हालांकि फाइनल नंबर्स का इंतजार करना चाहिए। संबित,
लॉट ऑफ आंसर्स टू गिव। देखिए, उदित राज भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सुबह से ही कह रहा हूं कि संयम का फल मीठा होता है, तो इसलिए संयमित हैं, फल मीठा होगा। देखिए, यहां पर एक बड़ी बात हुई है, डिबेट में आपने मिस किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी आप ही के डिबेट में कहा कि हम लालटेन को अपने हाथ में उठा के रखेंगे। आप सोचिए, कांग्रेस की परिस्थिति, मैंने फ्रिंज यूं ही नहीं कहा, वो कांग्रेस जिसका हाथ सर्वे सर्वा था, आज वो कांग्रेस लालटेन के लिए तरस रही है। वो कांग्रेस किसी राज्य में साइकिल में पंचर लगा रही है, तो कहीं लालटेन उठा के चल रही है, तो कहीं बोल रही है कि हम जाके दूसरे पार्टी के सिंबल को पकड़ लेंगे, तो कहीं बोल रही है हाथी को थोड़ा सहला देंगे। आप सोचिए, जिस हाथ के पीछे सारे भागते थे कि ये अगर हमारा गठबंधन बनता है तो गठबंधन में फलक्रम कांग्रेस पार्टी होगा, फलक्रम हाथ होगा, हम कैसे हाथ तक पहुंचे? आज वही कांग्रेस पार्टी हाथी के पीछे, साइकिल के पीछे, लालटेन के पीछे भाग रही है। इसी को फ्रिंज कहते हैं। कांग्रेस का पतन कहां से कहां तक हुआ है। अभी लालटेन और हाथ की चिंता नहीं, अभी तो आपके मोर्चा के अध्यक्ष कह रहे हैं बिहार के कि सीएम हमारा होना चाहिए। जवाब देना चाहती उसका मतलब क्या है? केसी त्यागी भी मुझे ज्वाइन कर गए, जेडीयू के महासचिव। बोलिए संबित, उसका मतलब क्या है? मैं उसका स्पष्ट जवाब, आपके एससी मोर्चा के अध्यक्ष बिहार के बोला है मैंने सुन लिया, मैंने सुना है। वो पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। हमारे पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट भाषा में कहा है, देखो मैं एक बार बोल लूं, या मैं तो इनके बीच में चिल्लाता नहीं, फिर ये जब बोलेंगी तो मैं नॉन स्टॉप चिल्लाऊंगा, आप देख लीजिएगा। फिर ये बोलेंगे अब मैं चिल्लाऊंगा, उस समय आप मत बोलिए। ये मुख्यमंत्री का सवाल है। एक सेकंड रागिनी जी, 15 सीट आएगी नहीं और ये पूरा आसमान पे चढ़ के चिल्लाएंगी, ये क्या बात है? बिल्कुल नहीं, क्या कमाल की बात है बताइए। मतलब ये बोल रही है बाकी किसी से मत पूछो, सिर्फ रागिनी को समझ लिया जाए। बैरोमीटर में तो बैठा नहीं हुआ। एक सेकंड, 100 सीट पे 15 सीट भी नहीं आएंगे और नॉन स्टॉप ये चिल्लाएंगे। बताइए, राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, जाइए, चलिए, ये राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनाइए, छोड़िए ना, छोड़िए, कांग्रेचुलेशन। वैसे राहुल गांधी, ये क्या तरीका है? एक एक करके सब लोग बोल रहे। संबित, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर मैं उदित राज भी मेरे साथ ज्वाइन कर गया, उनका भी मुझे रुक करना है। क्विकली संबित। देखिए, अब उदित राज जी भी आ गए हैं, उन्हें उदित राज जी भी आ गए हैं। मैं तो सवाल उदित राज जी से ही पूछ लेता हूं। उदित राज जी, आपने अटैक कर दिया है ईवीएम मशीन के ऊपर। आपने कहा है अगर हम लोग और नरेंद्र मोदी यहां से बैठ करके जो सैटेलाइट चंद्रमा में है और मंगल ग्रह पे जा रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम मशीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा, दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मतलब उदित राज जी तो बहुत वरिष्ठ हैं और उसके बाद रागिनी जी भी हैं, तो मैं दोनों से जानना चाहूंगा क्या ईवीएम हैक हो गया है? पहले उदित जी बोल दें और फिर उदित जी का बयान था, तो उदित जी को डिफेंड करेंगे। उदित जी, आप ये क्या करें? चांद तारों पर अगर ऑपरेशन, अगर चांद तारों के थ्रू ऑपरेशन हो सकता है और यहां से सैटेलाइट मैनेज हो सकते हैं, तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकते? उदित जी, सबसे पहले हमारे दोस्त संबित पात्रा जी को दो चीज़ के लिए बधाई देना चाह रहा हूं। एक कि नीतीश जी को निपटा दिया और दूसरा जी एलजेपी को बर्बाद कर दिया। और जहां तक बात है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं भी विश्वसनीय नहीं है और मैं पहले से कहता आ रहा हूं, और बीजेपी भी at one point of time had said like this, and I have not said only in context of Bihar. Of course it was more relevant to say today, but earlier also I have been telling it that this system is opaque and this system is not transparent. When the other countries have abandoned this EVM, ये हिंदी चैनल है उदित जी, आप हिंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका जवाब अभी तक पात्रा जी से मैं नहीं, या पात्रा ये जो संबित जी से मैं, तो आपको लग रहा है कि सूरज और चंद्रमा की सैटेलाइट पर जो सैटेलाइटें हैं वो हम ऑपरेट कर रहे हैं? या तो बोलने दीजिए या तो हटवा दीजिए भाई। अच्छा, बोल लीजिए, इतना देर तक उन लोगों को बोला, अरे यार हटिए आप लोग। तो मतलब ये अभी बड़ौदा जो हरियाणा विधानसभा है वहां पर कांग्रेस जीती है, जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईवीएम में घपला वहां भी हुआ है।
वो तो अच्छा। कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, किसी का इस सिस्टम पर हमें भरोसा तो नहीं है। वहां पर लड़के गांव गांव गए हैं और ब्लूटूथ से उन्होंने हैकिंग किया, वोट डाला और पकड़े गए हैं। इसका जवाब अभी तक कमीशन नहीं दिया है। देंगे पत्रा जी जवाब इसका, उसका जवाब लाए। हालांकि कांग्रेस ब्लूटूथ से मशीन ऑपरेट हो रही है, सिस्टम की बात है। अमेरिका से ज्यादा एडवांस है हम, जर्मनी से ज्यादा एडवांस है, जापान से ज्यादा एडवांस है, नॉर्वे से ज्यादा एडवांस है। दुनिया के सारे क्यों नहीं हो सकता? जीते थे चुनाव दिल्ली से, तब ईवीएम ठीक थी। जा रहा है और चांद में और मंगल ग्रह में यहां से कंट्रोल किया जा सकता है। ईवीएम कौन सी अच्छी चीज है भाई कि नहीं किया जा सकता है? अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूं प्लीज। संबित बोलिए, चांद और मंगल ग्रह को अगर ऑपरेट किया जा रहा है तो ईवीएम कैसे नहीं ऑपरेट किया जा रहा? और ब्लूटूथ से मशीनें ऑपरेट हो रही है, इनके पास प्रूफ है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। पहले मैं अपना ब्लूटूथ बंद कर लूं। त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है चुनावों में। हाँ, अरे रुकिए अमीश भाई, रुकिए 1 सेकंड रुकिए, मैं ब्लूटूथ बंद कर रहा हूं अपना, नहीं तो फिर हैक कर देंगे। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा। बंद कर दिया ब्लूटूथ, अब मेरा हैकिंग नहीं होगा। बताइए जरा, ये बोल रहे हैं कि ब्लूटूथ में गांव-गांव में घूम के लोग हैं। आपको मुबारक दो। नहीं मजाक से नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे भाई देखिए, मैं तो इनके बीच में क्या हो रहा है ये उदित जी, हमने ब्लूटूथ ये क्या? अरे ठीक है, अरे मैं बोल तो लूं। आप बीच में बोलते हैं तो ये एकदम केस करने के लिए भाग रहे थे सुप्रीम कोर्ट। अब हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात है? हम बात भी नहीं करें। अरे अमीश भाई, आप क्या करते रहते हैं? हम बोले नहीं क्या? अभी तो सुने। उदित जी अभी आप बोल रहे थे, देखिए हमें बोलने दीजिए। आपने 2-2.5 मिनट मंगल ग्रह तक आप पहुंच गए, ब्लूटूथ से गांव में आपने मशीनें हैक करा दी। मैं उदित जी को सीरियसली लेता हूं क्योंकि वो मेरे भाई भी हैं। फिर केसी त्यागी जेडीयू के महासचिव इंतजार कर रहे हैं। रिस्पेक्ट भी करता हूं और मैं जल्दी से जवाब देता हूं जल्दी से। देखिए, इन्होंने बड़ी बात कही है। उदित राज जी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने कहा हरियाणा में भी जो सीट जीता है कांग्रेस ने, उसमें भी घपला हुआ है और गांव-गांव में घूमकर कांग्रेस के लड़कों ने ब्लूटूथ से वो ईवीएम मशीन हैक कर लिया है। इसको अगर आपको जानकारी है कि वहां भी कांग्रेस ने घपला किया है ईवीएम मशीन में, तुरंत आप एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं, पूर्व सांसद हैं, आपको तुरंत एक लिखित में कंप्लेंट देना चाहिए नियरेस्ट थाने में। ये जानते हुए इन सब चीजों को केवल डिबेट में बता देना और थाने में मतलब कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है। आपने अभी कहा था हरियाणा में भी गड़बड़ हो गया है, बच्चे जाके ब्लूटूथ में कर दिए हैं, और आप बोल रहे हैं मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूं। बताइए, आपने पूरे नेशन को कहा है ये अभी अमीश भाई कहा कि नहीं इन्होंने? यस हुआ है, तो खुद कह रहे वही तो बता रहा हूं। यही तो अच्छा उदित जी, और सीरियस यही तो मैं बोल रहा हूं। अगर बच्चे घूम घूम के ब्लूटूथ की बात करें, अरे मैं बताता हूं, ब्लूटूथ नहीं, कांग्रेस टूथलेस हो गई है इसलिए ब्लूटूथ कर रही है। इसलिए ब्लूटूथ कर रही है। केसी त्यागी जी, आपका स्लॉट खराब नहीं जाने देंगे हम, आपका स्लॉट हम खराब नहीं जाने देंगे। या उदित राज जी कह रहे थे ये ईवीएम हैक हो रहा है, जो कांग्रेस के नेता हैं, और इन्होंने पहले भी कहा कि ईवीएम हैक हो रहा है मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह और सूरज पर और चंद्रमा पर अगर सैटेलाइट काम कर सकते हैं तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता? और ब्लूटूथ के थ्रू भी ईवीएम को हैक किया जा रहा है, ऐसे प्रमाण उनके पास है। तो ईवीएम हैक करके आप लोग बिहार में सरकार बना रहे हैं। लगता है केसी त्यागी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन नंबर्स मेरे पास है और बड़ा अपडेट 125 110 जेडीयू प्लस 125 पे बीजेपी और आरजेडी बराबर की टक्कर के ऊपर 75-75, जेडीयू 42 पर। जेडीयू ने अपने नंबर टैली को बढ़ाया है, कांग्रेस अपनी टैली को बरकरार रखे हुए हैं, यानी 19 टीम 19 पे ही है, लेफ्ट 16 पे है, लेफ्ट 17 से 16 पर गया है, यानी कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में 3 सीटों का फासला अभी भी बरकरार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय ये गैप बढ़ता हुआ 80% वोट गिने गए हैं 7:30 बजे तक। ये ताजा अपडेट है और 10 सीटें ऐसी है जहां पर आरजेडी की फाइट है, इसीलिए ये सीटें जो है वो आरजेडी से खिंच रही हैं, बीजेपी प्लस से नहीं, यानी जेडीयू प्लस से नहीं खिंच रही। केसी त्यागी आप मेरे साथ हैं अभी? केसी त्यागी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मैं केसी त्यागी का रुख करूंगा। लेकिन बड़ा केसी त्यागी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने आपको इंतजार कराया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन हमारे साथ उदित राज जी भी जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि मंगल ग्रह के थ्रू और किस तरह से ईवीएम हैक होती है, ब्लूटूथ
से हैक हो रही है, वो पूरी कहानी बता रहे थे। बताइए केसी त्यागी, ये हैक कर कर आप लोग जीत रहे हैं क्या चुनाव, यानी आपका गठबंधन? देखिए ये अब कोट करेंगे मेरे मित्र उदित राज जी कि कभी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अमुक अमुक सन में अमुक अमुक तारीख में चिट्ठी लिख दी थी, तो लिख दी होगी। रोज नई नई चीजें होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी ने तो 1 लाख चीजें और भी लिख रखी हैं, उन सब पे भी एग्री करो आप। जब चुनाव मैं 1 मिनट जरा थोड़ा पीछे ले जाऊं आपको अमीश जी 1977 में हम सब लोग जेल में थे। इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी। हमारे नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो जेल में थे। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी चुनाव फ्री फेयर कर नहीं सकती, इसलिए सारी पार्टियां चुनाव का बहिष्कार करो। उन्होंने मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, जेपी सबको चिट्ठी लिख दी। उसके बाद चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी खुद हार गई और जेल के अंदर से जॉर्ज फर्नांडिस 3.5 लाख वोटों से जीते। तो भैया माफ करो, इन सब चीजों को सब जगह जीत रहे हैं। और वहां पे भी 10,000 की जीत हुई है हरियाणा के अंदर, जहां मुख्यमंत्री ने भी सब लोगों ने प्रयास किए। तो फिर क्यों नहीं वहां मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिता दिया वहां पर? जब भी हारोगे तभी यही कहोगे। और सुनो, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, माफ करना। चिदम्बरम आपके खिलाफ बोल चुके हैं कार्तिक कि नहीं ये सब बकवास है। अब ये आपकी व्यक्तिगत राय है उदित राज जी, आप पढ़े लिखे विद्वान आदमी हो, काहे के लिए लाफिंग स्टॉक बन रहे हो इस तरह के वक्तव्य दे करके? ओके भाई उदित राज जी, आप एक हंसी का पात्र बन रहे हैं, लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं, ये सब बातें करके। उदित जी, केसी त्यागी जी, लेकिन मिस इंटरप्रेट करे कोई। मैं जो कहूँ कुछ और एंकर जाकर को उसको मिस इंटरप्रेट करना एक देश के लिए ठीक है। अभी ट्रंप का चुनाव हुआ, ट्रंप झूठ बोल रहा था, वहां की मीडिया की देखिए ताकत। मीडिया ने कहा बकवास बंद और ट्रंप का भाषण काट दिया। अरे भाई हम बोल रहे हैं वही आप रिप्रोड्यूस कर दो। आप उल्टा जा करके इस तरह से अच्छा, कार्तिक चिदम्बरम भी आपको गलत समझ रहे हैं? आपकी पार्टी के सांसद है वो कार्तिक चिदम्बरम भी गलत समझ रहे हैं। ट्रंप झूठ बोल रहे थे इसलिए वहां के मीडिया ने हटाया। अगर झूठ बोलने में हटाना पड़ेगा तो बड़े सारे नेताओं को हटाना पड़ेगा, झूठों को हटाना पड़ेगा। ये जो कई लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं ना कि झूठों को आप ट्रंप झूठ बोल रहे थे और ट्रंप को झूठ बोलने में हटाया, ये भी झूठ है कि ईवीएम हैक है, तो आपको हटा दूंगा स्क्रीन से। चीन ने आपको हटा दूं क्या स्क्रीन से? फिर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, इस मीडिया ने प्रधानमंत्री की बात को खंडन किया। क्या मुकाबला करेंगे अमेरिका की मीडिया, अमेरिका की जर्नलिस्ट? अरे मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रहा, मैं किसी से नहीं मुकाबला कर रहा, लेकिन आपका मुकाबला तो मंगल ग्रह से है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। स्मिता प्रकाश, आप मेरे साथ सारिका पासवान भी आरजेडी से जुड़ी हुई है, स्मिता प्रकाश, ये ईवीएम की थ्योरी आई थिंक इट हैज टू डाई डाउन। और मुझे लगता है कि जब भी कोई ईवीएम की बात करता है उसको कोई सीरियसली अब नहीं उस ढंग से लेता। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब नंबर पक्ष में नहीं आते तो ईवीएम को दोष दे देना? और ये पिछले 5 साल में 6 साल में बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा नहीं है पहले नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा हुआ है बहुत। क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस चुनाव में बोला ये मोदी वोटिंग मशीन है। उदित राज की हम क्या बात करें, राहुल गांधी हाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये वही बात है। अगर आप जीत नहीं सकते और जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो आप कह दीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है का आरोप लगाते हैं तो फिर इट लुक्स लाइक कि आप हार गए लेकिन आपकी गलती नहीं थी। ये वही लगता है जब ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं तो, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। अब हम ये स्टैंपिंग ऑफ बैलेट, स्नैचिंग ऑफ बैलेट पेपर, ये सब 70, 80, 90 के दशक में हुआ करता था, अब नहीं होगा, ना ही ये मुल्क वापस जाएगा। अब हम आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, हमें पीछे हटने की नहीं। दूसरा, त्यागी जी से मैंने एक सवाल पूछना था। त्यागी जी, आपने इतनी जल्दी रेस में कैसे कह दिया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके अगेंस्ट था? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये संभव है कि अगर गठबंधन को नंबर नहीं मिले तो क्या नीतीश जी और तेजस्वी जी एक साथ हो सकते हैं? नेवर नेवर नेवर। और मैडम, सिर्फ एक ही काम है
आप लोगों ने, मैं आपके लिए पर्सनली नहीं कह रहा हूँ, इसको पर्सनली मत लीजिएगा, कि नीतीश कुमार जी जैसे रोज दल बदल रहे हैं, जिंदगी में उन्होंने पहली और आखिरी बार ये 2015 में किया है। मायावती जी कई बार कर चुकी हैं। और किस पार्टी के नेता का नाम पूछना चाहते हैं, और किस पार्टी का जिसने समय समय पर अपनी मर्जी से गठबंधन नहीं किए? हमारी मित्र पार्टी है, उन्होंने J&K में नहीं किया क्या? वो अच्छा था क्या? तो अगर हमने एक गठबंधन किया है और उसको छोड़ दिया, तो छोड़ के तो अच्छा काम किया ना, उसकी आप तारीफ नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं मानता कि वहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी थी। नीतीश कुमार जी से ज्यादा पॉपुलर प्रो पीपल बहुत कम चीफ मिनिस्टर हैं। ये देश भर के 100 से ज्यादा संस्थाओं ने उनको एक जमाने में सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर माना था। हम प्राकृतिक प्रकोप से लड़ रहे थे। हम केसी त्यागी जी मेरे साथ आरजेडी की भी सारिका भी जुड़ी हुई है, और रागिनी के पास भी मुझे जाना है। रागिनी, अब नंबर्स हमारे सामने जो है वो 126 और 109 हैं, क्या कहना चाहती हैं? क्विक वर्ड रागिनी जी। अमीश जी, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो हाथ जोड़कर हम जनता के मतादेश को सराखों पर रखकर हार को स्वीकार करेंगे। क्या कारण रहे, क्या प्रचार में हमारे कमी रही, क्यों हम जनता के मुद्दे उठाते रहे पर ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता का बोलबाला रहा, कौन कौन से छोटे दलों ने हमें नुकसान पहुंचाया, सब पर आकलन होगा। लेकिन कांग्रेस को टूथलेस कहने वाले लोग असल में ब्रेनलेस हैं। और मैं ये कह दूं कि सबसे पहली बात यह है कि ईवीएम पर औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार का ठीकरा कभी नहीं फोड़ा। लेकिन राहुल जी ने कहा था, राहुल गांधी ने बोला था मोदी वोटिंग मशीन, चुनाव की रैली में मोदी वोटिंग मशीन है ये। रागिनी, सुन लीजिए, हमने ईसीआई के सामने अपनी तकलीफ को रखा, उसके बाद वीवीपैट मशीनें लगाई गई, दुरुस्त हुआ सिस्टम, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी चुनाव के अंदर बोला था मोदी वोटिंग मशीन है। राहुल गांधी ने इस चुनाव की कैंपेन में बोला था। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल, नंबर्स बदल रहे हैं। बीजेपी इस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 75 के साथ, आरजेडी नंबर 2 पे 74, जेडीयू 42, कांग्रेस 19।